इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब, और कुछ ही देर बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मारूफ अदाकार जनाब सुहेल अहमद अल मारूफ अजीज़ी साहब। शामी साहब, ये देखती आँखों को मतवज्जे करने वाला और सुनते कानों में सहर घोलने वाला चल बसा है तारिक अजीज़ साहब। 1936 में जलंधर में पैदा हुए और आज इंतकाल कर गए। खुदा हाफिज़ कह गए हम सबको। चलता फिरता मिनी पाकिस्तान अपने तमाम असासे औलाद नहीं थी, पाकिस्तान के नाम कर गए। एक कहद, एक पूरी दुनिया आज तमाम हुई है पाकिस्तान में तारिक अजीज़ साहब के इंतकाल के बाद। देखिए, तारिक अजीज़ एक बड़े बेचैन शख्स थे और वो तब्दील करना चाहते थे पाकिस्तान को। जो मौलाना बहशानी की टोबा टेक सिंह में एक मज़दूर किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी साल में, उसमें बड़े जोशो खरोश से शरीक हुए थे। पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से उम्मीदें लगाईं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी बने और उसके टिकट पर लाहौर शहर से 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उनके मुकाबले में मियाँ मिसबाहुर रहमान साहब थे और इमरान खान साहब भी थे पीटीआई की तरफ से। जी, तब खान साहब और इमरान खान को उसमें इस हलके से कोई 5000 के करीब वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे थे वो। तो तारिक अजीज़ जो हैं, यानी सियासत में हिस्सा लेने का शौक़ भी उनके दिल में रहा, लेकिन उन्होंने एक टेलीविज़न का जो प्रोग्राम था उनका, उसके साथ दिल लगाया। और वो प्रोग्राम क्या था, आप समझें कि वो एक स्कूल था या एक कॉलेज था या एक यूनिवर्सिटी थी, जिसमें एक बामकसद प्रोग्राम, उसमें वो एजुकेट करते थे नई नस्ल को और उसको तारीख़ के बारे में, सियासत के बारे में, बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान के हालात के बारे में वो लोगों को ऐसे सवालात उनके होते थे। ऐसा प्रोग्राम जो है जो 4 दहाइयों तक जारी रहा। और फिर उनके नाम से पहले उसका नाम नीलाम करता, फिर तारिक अजीज़, फिर उनके नाम से मंसूब हो गया। जी, उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि पीटीवी जब उसकी नशरियात का आगाज़ हुआ तो पहली अनाउंसमेंट उन्होंने की। अभी सुहेल साहब भी आगे हैं, उनसे बात कर लें साथ साथ। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज दोपहर भी आपको हम सुन रहे थे, शामी साहब से मेरी बात हो रही थी दोपहर को, तो हमने हुकूमती हलकों को तजवीज़ तो दी, जो आप बात कर रहे थे कि उनको सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया जाए, लेकिन बहरहाल उनकी खिदमात का एतराफ़ अब किया जा रहा है। आप उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ वाक़यात मुझे फ़ोन पर दोपहर बता रहे थे मोइन अख्तर साहब की ज़ुबानी। आप उनकी शख्सियत, उनके कद काठ, उनकी अजमत के बारे में क्या कहेंगे? मैं बड़ा खुश हो रहा था जितने अच्छी तफसील से अभी शामी साहब फरमा रहे थे कि बड़ा ही इंफॉर्मेटिव बाकायदा एक स्कूल या एक कॉलेज उनका वो शो था। उसको एक लफ्ज़ गेम शो कह के उसको मेरा ख्याल है ये उसकी इंसल्ट है उस शो की। तो जो मैं माफ़ी के साथ अर्ज करूँगा, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुबह ट्वीट किया तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि वो तो बड़ा वसी प्रोग्राम था, वो तो इल्म बांटने वाली शख्सियत से तारिक साहब, बड़ी इंफॉर्मेशन बांटने वाली शख्सियत थे, बड़ा एजुकेट करते थे वो अपनी कौम को। और मोइन साहब के हवाले से मुझे याद आता है तो मैं बड़ा रंजीदा होता हूँ कि इतना बड़ा आदमी हमें ख्याल ही नहीं आया। हम लोग पीटीवी वार्ड में इकट्ठे थे इस्लामाबाद में, तो तारिक साहब स्टेज पे बोल रहे थे जी। जब वो बोलना शुरू हुए तो मोइन साहब मुझे देख के कहते हैं कि अब ये तारिक अजीज कौन बने, किस तरह बने। हम लोग मेहनत करके मोइन अख्तर तो बन गए हैं, ये तारिक अजीज तो अल्लाह की रहमत है।
ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है, ऐसी आवाज अब कहाँ से लाएं, ऐसा लबो लहजा कहाँ से लाएं। ये वो शख्स कह रहा है जिसके लबो लहजे से पूरी दुनिया जो है वो मोतरफ हुई है, खुद मोइन अख्तर साहब, बहुत बड़े आदमी, और वो ये एतराफ कर रहे थे कि ये तारक अजीज जो है ये अल्लाह की रहमत है, इनकी ये आवाज, इनका लबो लहजा, इनकी अदायगी ऐसी कमाल है कि कहते हैं कि बोलना शुरू होते हैं तो पूरे हाल के ऊपर ये छा जाते हैं, ऐसे लगता है कि पूरे हाल के ऊपर चढ़ गए हैं। इस कदर खूबसूरत लबो लहजा और आवाज थी। बिल्कुल, आपने उनके लबो लहजे का जिक्र किया तो साथ साथ आपको मैं ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं का लबो लहजा जहाँ वो ख़ास बनो और आम रहो, कुछ अशार पढ़ रहे हैं, देखिए। इलेक्शन के अंदर आपने जिन साहब को हराया था, एक तो पीपल्स पार्टी के थे और साथ ही साथ आपने हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ डस गया इंसान को इंसान। अरे वाह वाह, जिंदगी है। बहरहाल शामी साहब और सुहेल साहब, अयूब खावर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ, लेकिन तारिक अजीज़ साहब का एक दर्दनाक किस्सा भी सुन लें कि जो उनके और उनके वालिद साहब के साथ बीती जालंधर से जब हिजरत करके पाकिस्तान आए। मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुन लें उन्हीं की ज़ुबानी, फिर ज़रा आप तीनों अशख़ास बेहतर राय दे सकते हैं। और शामी साहब, इसके बावजूद वो खुद एक पाकिस्तान थे, चलता फिरता। इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट वो किसी शक व शुबे से बालातर थी। वो एक मिसाल थे। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड है वो उनको मिलना चाहिए, और उनकी जो खिदमात हैं कोई उसका सानी नहीं हो सकता, कोई उनका हमसर नहीं हो सकता, और उनकी आवाज़ जो है वो गूंजती रहेगी पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में भी और हमारे दरमियान भी और हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं ज़रा अयूब साहब के भी कमेंट्स ले लूँ और सुहेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुहेल साहब, शामी साहब ने मुतालबा किया कि आला तरीन एजाज़ उन्हें दिया जाए। अयूब साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपने तो पीटीवी में बहुत करीब से देख रखा है, बहैसियत ब्रॉडकास्टर, बहैसियत एक प्रोफेशनल इंसान और आम इंसान या शायर अदीब के तौर पर भी आपने उन्हें रंग देख रखा, उनकी फ़िल्मी दुनिया की जो कंट्रीब्यूशन थी उसको भी आपने देखा, कैसा पाया आपने उन्हें? जी, वो यकीनन एक हमअजात शख्सियत थे और मैंने उनको अपने ज़माने तालिब इल्मी से न सिर्फ देखना शुरू किया बल्कि उन पर गौर करना शुरू किया। शेर पढ़ने का जो सलीका है वो तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप शेर व अदब के अंदर कहीं सांस लेना रहे, खुद अज खुद। सो वो खुद शायर थे, वो पंजाबी के बहुत आला तरीन शायर थे और वो उनकी जो तरबियत है पुलिस गादी साहब की सोबत में और मजीद अमजद साहब की सोबत में साहिबान में। और ये जो खिताब वाला मामला है ये तो नेमत खुदाबंदी है और ये आरज़ू ही इसकी की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियां ने खुद नवाजा है हमारे दोस्त को, तारिक अजीज को, कि यानी चलता हुआ मजमा रोकने के लिए अगर कोई और कुछ नहीं काम आ सकता ना तो तारिक अजीज साहब को कहें कि इनको मुखातिब करें। क्या बात, ये तासीर थी उनके लबो लहजे में। और लबो लहजा तब तक नहीं आता जब तक कि आप शेर व अदब की दुनिया के सरखैल रहें। और वो शख्स न सिर्फ माइक का बादशाह था बल्कि या छोटी स्क्रीन के बादशाह था, वो बड़ी स्क्रीन का बादशाह भी था। वो अपने वक्त में नीलाम घर करते हुए बाकायदा फिल्म के हीरो के तौर पर और बाज़ औक़ात नेगेटिव कैरेक्टर्स के तौर पर बाकायदा फिल्म के स्क्रीन पर नजर आया करते थे एज अ फिल्म एक्टर। बुनियादी तौर पर वो रेडियो पाकिस्तान के माइक की पैदावार हैं
अच्छा, अगर उनके हाथ से माइक हटा दिया जाए तो वो खामोश हो जाएंगे, बिल्कुल, या ऐसा लगेगा जैसे उनकी शख्सियत का कोई हिस्सा है। बहुत शुक्रिया अयूब खावर साहब, बहुत शुक्रिया। उनका जिक्र खैर होता रहेगा, उनकी खदमात भी याद रहेंगी, और शामी साहब ने मुतालबा भी कर दिया कि आला तरीन सिविल एवज़ाज़ से उन्हें नवाजा जाए। तारिक अजीज़ साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत अपने हर प्रोग्राम के आखिर में खूब झलकती थी, उन्हीं की ज़ुबानी देखिए। शामी साहब, आज दो चार और भी बड़ी अहम खबरें आई। एक तो मैंगल साहब ने खुदा हाफिज़ कह दिए तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को, फिर वज़ीर आज़म गए हुए हैं कराची में, और फिर कोरोना के हवाले से भी ताज़ा आदाद शुमार कुछ अलार्मिंग हैं, क्योंकि एक ही दिन में आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड 136 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर 1,54,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जून को पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट्स की तादाद 76,000 से ज़ायद थी, जबकि 16 जून को ये तादाद 1,54,000 से तजावुज़ कर चुकी, यानी मजमूई तौर पर इन 16 दिनों में 78,428 केसेस रिपोर्ट हुए। 5,000 रोज़ाना की औसत बन रही है अगर हम सादा तरीके से इसको फार्मूलेट करें। साथ एक्टेमरा इंजेक्शन वो भी बदस्तूर ब्लैक में दस्तयाब है। जो रेमेडी सेवर नामी दवा का जिक्र आप कर रहे थे, उस हवाले से माहिरीन ये समझते हैं और अदविया साज कंपनियाँ कि वो 2 माह बाद दस्तयाब हो पाएगी। लेकिन म्यू अस्पताल में डॉक्टर्स को कुछ शिकायत हो रही हैं और डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ भी शिकायत पैदा हो रही हैं। इस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। YDA के डॉक्टर साहबान हमें ज्वाइन करेंगे इस पर बात करने के लिए। शामी साहब, देखें, ये जो रेमडेसिविर है और ये जो एक्टेमरा है, अब इनको फौरी तौर पर दरामद करना चाहिए और इसको अवेलेबल करना चाहिए। जो देखिए, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और इनकी अफादियत साबित हो चुकी है, और ये अद्वियात यहाँ हर शख्स की पहुँच में होनी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। लेकिन हम लगता है चींटी की रफ्तार से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब, असद उमर साहब, ये इस तरफ इनकी तवज्जो क्यों नहीं है? क्यों ये ड्रैप जो है क्या कर रहा है? और ये फेरोसन की तरफ से ऐलान हुआ, एग्रीमेंट हो गया है, रेमडेसिविर जो है यहाँ बनेगी जी, बायोसाइंस कहाँ है? ये हर रोज इनको चाहिए, तो कौम जो है उसको बताएं। और ये अद्वियात क्यों दस्तयाब नहीं हो रही? ये लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बस गुफ्तगू करते हैं और घर चले जाते हैं। इनको कोई एहसास नहीं है अपनी जिम्मेदारी का। इनकी ये जिम्मेदारी है, ये सारी अद्वियात लोगों को अवेलेबल करें। कोई एक भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दुनिया में दस्तयाब हो और पाकिस्तान में वो ना मिले। अच्छा, एक बड़ा तक ताल्लुक है, एक बड़ा और अहम इशू है। जी 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 जी, डॉक्टर्स का ताल्लुक है। खबर ये आई है कि मेयो हॉस्पिटल में जो स्किन के डॉक्टर्स हैं और जो अपने ENT के हैं, दूसरे डर्मेटोलॉजी के, उनको कहा गया सारे नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन तमाम दीगर डॉक्टर्स को कहा गया जी। जबकि वहाँ कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद 200 से भी कम है। अब सवाल ये है कि जो डॉक्टर्स जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनका ये शोबा नहीं है, और जब यहाँ आम फिजिशियन जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो फिर इन डॉक्टर से क्यों कहा जा रहा है कि वो आके यहाँ ड्यूटी दें? और फिर इनके जो वार्ड हैं उनमें तो लोग दाखिल नहीं किए जा रहे। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये बड़ा इसका भी नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया कि चूंकि अमूमी तौर पर जो मालूमात हमने इकट्ठी की कि एक ऐसी वार्ड में 50 से 60 डॉक्टर्स जो कि मेडिसिन से जिनका ताल्लुक होता है, जनरल फिजिशियन होते हैं, वो तयनात किए गए थे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर की मौजूदगी में। वो सूरत के जब तमाम तर जो डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद हैं दीगर शोबाजात के, उन्हें बुलाया जाए, तो वो सूरत उस वक्त पैदा होती है जब 500 से 600 से ज़ायद मरीज़ कोरोना के एक हॉस्पिटल में आ जाएं। ऐसा इतना बड़ा नंबर अभी किसी एक हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, ये हमारे सोर्सेज हमें कंफर्म करें। डॉक्टर सलमान हसीब ने हमें ज्वाइन किया, आप YDA की नुमाइंदगी करेंगे, उनसे जान लेते हैं कि ये सूरत हाल है क्या, क्योंकि 58 डॉक्टर्स ऐसे हैं शामी साहब में हॉस्पिटल के जिनके खिलाफ महकमा सेहत पंजाब को शिकायत अरसाल की गई कि ये अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं आ रहे, इनको बुलाया जा रहा है कोरोना वार्ड में काम करने के लिए। सलमान हसीब साहब, ये मामला है क्या? क्या म्यू हॉस्पिटल में मरीज़ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, डॉक्टर्स की कमी वाक़या हो गई है, या किसी और वजह से दीगर शोबाजात के डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने मौका दिया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये इशू जो है बिल्कुल लोकल इंतजामिया की नाइंसाफियों के बाइस और उनकी मिसमैनेजमेंट के बाइस सामने आया है। तमाम तर डॉक्टर्स जो हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड के हैं, वो कोरोना में काम भी करना चाह रहे हैं और करना भी चाहते हैं। लेकिन आपने जैसा कि खुद ही बहुत बजा फरमाया है कि नंबर ऑफ द पेशेंट्स इतने ज्यादा चुके हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। देयर इज ओनली कैपेसिटी टू एडमिट 300 पेशेंट्स इन मेयो हॉस्पिटल। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जब इनके लिए कोविड-19 के लिए ऐलान कर रखा है कि हम कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे असद असलम साहब को मिसगाइड कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं कि अंदरूनी वार्डों से डॉक्टरों की कमी पूरी की जाए, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ और वो जो इनके आला औहदों की दौड़ है उसमें शामिल है। हम इन्हें बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स में सबसे पहले सीनियर्स को इन्वॉल्व किया जाए, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें और जब तक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार आके मरीजों का नहीं देखेंगे तब तक मामला हल नहीं होगा। लेकिन ये तमाम तर इनकी जो है इन बद इंतजामी के बाइस सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वार्ड्स के दरमियान इन्होंने तनाव क्रिएट करवा दिया है। वहाँ पे सिफारिश का कल्चर चल रहा है और इंतहाई इंसाफियों की बुनियाद पे वहाँ पे ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। मैं अगेन बड़ा वादे कर दूं, कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटियों से नहीं भाग रहा। हम पूरी तरह तैयार हैं, स्पेशली यंग डॉक्टर्स आर रेडी। और अब मैं आपको बता दूं, इस वक्त 99% यंग डॉक्टर्स वार्डों में भी काम कर रहे हैं, कोरोना में भी काम कर रहे हैं और मोर देन 40% हैव टर्न पॉजिटिव फॉर कोविड-19। लेकिन एक तरफ जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है कि हम नए डॉक्टर्स हायर करेंगे, अभी जैसे सर फरमा रहे थे कि जब आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं तो फिर आप इस पेंडेमिक में रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो गवर्नमेंट एक तरफ अनाउंसमेंट कर रही है कि हम नए डॉक्टर करेंगे, तो क्यों नए डॉक्टर हायर नहीं किए जा रहे? बिल्कुल स्पेशलिस्ट ऑफ कोरोना हायर किए जाए, उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग करवाई जाए। अभी जो डर्माटोलॉजी का डॉक्टर है, हम कहते हैं उसकी ड्यूटी भी चाहे लगानी है लगाएं, लेकिन उसको पहले ट्रेनिंग करें, उसको ज़हनी तौर पे तैयार करें और उसको पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो डर्माटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं या नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, साल से उन्होंने बुखार के, नजला जुकाम के मरीज नहीं देखे, उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं है और वो परेशान है इस सूरत हाल को लेके। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर ट्रेनिंग करवाए, जो उन्होंने अनाउंस किया था, हमसे वादा भी किया था, कोविड-19 के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करके इन्होंने डॉक्टरों को हायर करने का हमसे वादा कर रखा है। लेकिन उसमें मैं आपको वादे कर दूं, सबसे पहले जो चंद एक डॉक्टर इन्होंने हायर किए थे उनमें से किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोग नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको तनख्वाहें दें और नए डॉक्टर्स हायर करें और उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए कि आपकी जो नौकरी की मियाद है वो डेली बेसिस पे नहीं है। अब इन्होंने कंसल्टेंट जो हायर किए वो डेली बेसिस यानी दिहाड़ी पे रखे हैं और उन्हें कहा गया है कि जिस दिन पेंडेमिक खत्म हुई आपको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले उन डॉक्टर की ट्रेनिंग करवा के डॉक्टर्स को रखा जाए और उन्हें यकीन दिलाया जाए कि आपकी परमानेंट जॉब है। जो मुजाहिदीन इस जंग में सफ़े अव्वल पे लड़ रहे हैं, अगर उनको भी डेली वेजेस पे रखना है तो फिर निजामी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि फिर इससे गवर्नमेंट की कोई हमें संजीदगी सामने नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सलमान हसीब साहब। तो ये तो यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ था, उन्होंने क्योंकि इंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो तो नई बात भी सामने ले आया कि जो नए डॉक्टर्स रखे थे उन तनख्वाहें नहीं दी जा रही, डेली वेजेस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। शाम साहब, एक बड़ा अहम इशू और भी है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, उसकी अभी से तैयारी करना होगी, अभी से उस पर बात करना लाजिम होगी। ईद उल अज़हा आने वाली है अगले महीने और उसकी फवाद चौधरी साहब ने डेट भी दे दी। लेकिन इस हंगाम जब मवेशियों की ख़रीदो फ़रोख्त होगी और फिर जब उनको ज़िबा किया जाएगा, मवेशी मंडियाँ लगेंगी, तो कोरोना फैल सकता है। यही वजह है कि वज़ीर दाखिला की सरबराही में आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ है। तो इस सिलसिले में क्या तजावीज़ हैं जो दी जा सकती हैं, क्या एहतियाती हैं जो बुरोकार लाई जा सकती हैं, उलमा इकराम का किरदार क्या होगा, दानिशमंदों का किरदार क्या होगा, सरकार का किरदार क्या होगा, इस पर बात करते हैं। शामी साहब की राय लेते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि अब ईद उल अज़हा आने वाली है। फवाद चौधरी साहब ने उसकी तारीख भी दे रखी है, 21 जुलाई का वो जिक्र कर रहे हैं साइंटिफिक कैलेंडर के एतबार से।
तो शामी साहब, इससे पहले छुट्टी जब हमने गुजारी तो उससे लेके अब तक जो केसेस में इजाफा हुआ कोरोना में, वो तो होशरुबा है। यानी सिर्फ अगर हम जून के पहले 16 दिनों का डेटा उठाएं तो इसमें 78,428 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी रोज़ाना की औसत 5,000 से ज़ायद बनती है। तो आगे ईद उल अज़हा भी आने वाली है, मवेशी मंडियाँ लगेंगी, जानवरों की ख़रीदारियाँ होंगी और फिर जारी बात है जानवर घरों तक भी पहुँचेंगे, फिर मज़ेबा भी उन्हें किया जाएगा। तो ये ख़दशा है कि वायरस जो कि शायद बड़े शहरों में महदूद है और छोटे गांव देहातों तक नहीं पहुंचा, तो मंडियां लगने से और देहातों से जानवर आने से ये वायरस उन इलाकों तक भी पहुंच जाएगा जहां पहले वायरस का नामो निशान नहीं था। इस सिलसिले में आज वज़ीर दाखिला ने एक खुसूसी इजलास तो बुलाया था जिसमें उलमा इकराम से वो मुशावरत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये उलमा इकराम के अलावा हुकूमत और आप जैसे दानिशवर और मीडिया का भी एक किरदार होगा ना इस सिलसिले में, को रहनुमाई दी जाए। तो फ़िलहाल तो सरे दस्त कोई तजवीज़ ऐसी सामने नहीं आ पा रही, माँ सिवाय ये कि मवेशी मंडियाँ ना लगाने की सिफारिश कर रहा है महकमा बल्दियात कराची में। इसके अलावा कोई मौसर तजवीज़ है नहीं फ़िलहाल जहन में। आप फरमाइए क्या हल हो सकता है, क्या सिफारिशात दी जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईद के इज्तिमात महदूद किए जाएं। यानी इस बार हज नहीं हो रहा। जी हाँ, हज जब नहीं रहा तो ये ईद के बड़े इज्तिमाआत जो हैं उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जबकि वबा जो है पहले से ज़्यादा फैल चुकी है जी। तो अब एक काम तो ये करने का है, और दूसरा ये कि सऊदी अरब ने हज के मौके पर बरसों पहले ये इंतज़ाम किया था कि आप रकम जमा करा देते थे और हुकूमत आपके बिहाफ पर कुर्बानी कर देती थी। तो अब भी सूरत यह करनी चाहिए कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो रकम ले लें और वो कुर्बानी दे दें और कुर्बानी का एहतमाम करें और उस तरीके से मंडियां ना लगाई जाएं जिस तरह से लगती हैं। जो ऑनलाइन जो है ख़रीदो फरोख्त वो कर दी जाए वज़न के एतबार से, फिर ज़िबा करने के लिए इलाके मखसूस किए जाएं। ये नहीं कि हर गली में आप ज़िबा करना शुरू कर दें। तो कई इक़दामात करने पड़ेंगे। अगर कुव्वत नाफज़ा इस हुकूमत के पास है, ये काम उलमा का नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि हमने जानवर कैसे ख़रीदना है और कैसे ज़िबा करना है। शामी साहब, सबसे ज़्यादा एतराज़ तो ऐसे मामलों पे उलमा इकराम को ही होता है ना, सबसे ज़्यादा एतराज़ तो इन मामलात पर उलमा इकराम को ही होता है। आपको याद होगा कि जब हम ट्रांसमिशंस करते थे, आपके साथ ये गुफ्तगू हुआ करती थी कोरोना के हंगाम के मसाजिद में क्या इंतजामात किए जाएँ, तरावी की नमाज कैसे अदा की जाए, नमाज ईद कैसे अदा की जाए। तो आपको याद होगा उलमा इकराम बड़े नाला थे हमारे प्रोग्राम से कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं। उसका नतीजा आपने देख लिया। बिल्कुल। आज वो उलमा कहाँ हैं? वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये मर्ज जिस तरीके से फैला है, तो इसलिए उनको भी देखना चाहिए, हकायक पर नजर रखनी चाहिए। हकायक से आंखें बंद करके उलमा को खिदमत नहीं कर रहे हैं इस कौम की। तो इसलिए ये सख्ती के साथ आप इन मंडियों को कंट्रोल करें। यहाँ जहाँ जहाँ मंडी लगे वहाँ SOPs को नाफिज करें, वहाँ अज़्ज़हाम ना होने पाए लोगों का। सर, ये सारे काम आपको करने होंगे, वरना आप दो बातें बड़ी अहम है ना सर। मिसाल के तौर पर जो कराची के नवाह में बड़ी मंडियां लगती हैं, वहाँ जानवर बलूचिस्तान से भी आएगा, अंदरून सिंध से भी आएगा, साउथ पंजाब से भी आएगा। और कराची लाहौर की तरह हब है कोरोना का, वहाँ जो लोग ख़रीदारी करने जाएंगे वो जो वहाँ पर बेचने के लिए लोग आए हैं देहातों से, उन तक कोरोना वायरस मुंतकिल करेंगे जो अपने देहातों पे अपने इलाकों में लेके जाएंगे। और अभी 2016, 2017, 2018 में अभी तो कॉन्गो वायरस के खदशात जो हैं वो हमें दिए जा रहे थे मवेशी मंडियों के ज़रिए, वार्निंग जारी करता था हर साल कौमी इदारा सेहत। अब डबल ये कोरोना भी ऊपर से आन पहुँचा है। तो ऐसे में ऑनलाइन जो जानवरों की ख़रीदो फरोख्त है, इसको इनकरेज भी किया जा सकता है, या कोई सोसाइटीज़ मोहल्ले मिलजुल कर किसी वसी ग्राउंड में कोई ऐसे इंतजाम कर सकते हैं। ये भी तो कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। ऑनलाइन हो सकती है, मुख्तलिफ तंजीमें ये काम कर सकती हैं। मसाजिद में जो उलमा हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो लोगों से रकूम ले लें और कुर्बानी उनके बिहाफ पर करें और गोश्त उनको फराम कर दें बाद में। बिल्कुल ठीक। और कुर्बानी को 3 दिन फैलाया जाए, बजाय इसके कि आप एक ही दिन हर शख्स कुर्बानी करने पर जिद करे।
तो ये काम हो सकते हैं अगर नीयत हो। अगर नीयत ना हो तो कोई काम नहीं होगा और फिर हम सर पर हाथ रख कर फिर रोएंगे और कोई तरीका नहीं होगा। अल्लाह तो खैर ये करे उलमा सर। जो हैं और मसाजिद जो हैं वहां पहले कुर्बानी ऑर्गेनाइज होती है। कई मसाजिद में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम होता है, उसे शिद्दत के साथ किया जाए, पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और लोगों को इस तरीके से इनफरादी तौर पर इस जिम्मेदारी से आज़ाद किया जाए, इस बोझ से। ठीक है, चलें, ये बड़ा अहम मौजू है, इस पर हम कल भी बात करेंगे। फ़िलहाल नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। वज़ीर-ए-आज़म सिंध के दौरे पर हैं और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी वहाँ पर अपने इत्तेहादियों से भी मुलाकात की और फिर आज उनकी मुलाकात हुई। उनसे मिलने के लिए गए सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब कामरान खान साहब, वो ब्रेक के बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब होंगे। उनसे जानेंगे कि कप्तान कोरोना, बिगड़ती मईशत, सियासी उतार चढ़ाव पर उनके अज़ाइम हैं क्या। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सिंध के दौरे पर हैं। हुकूमती शख्सियात से मुलाकात हुई, जो उनके इत्तेहादी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन सिंध की हुकूमत से मुलाकात उनकी नहीं हुई, ना CM सिंध से मुलाकात हो सकी। आज अलबत्ता सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब कामरान खान साहब उनसे मिले हैं, तफसीली उनकी नशिस्त हुई है। कामरान खान साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कैसी रही आपकी मुलाकात? कोरोना, बिगड़ती मईशत और सियासी उतार चढ़ाव, फिर आज मेंगल साहब भी इत्तेहाद छोड़ गए PTI का, तो क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी सर? मेरे ख्याल में, क्योंकि जो मेरी मुलाकात हुई थी उस वक्त ये BNP का स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया था, इसलिए इस मौजू पर तो मेरी बात नहीं हुई। ओवरऑल जो इमरान खान साहब से मेरी बात हुई, मुझे वो कॉन्फिडेंट नजर आए, मगर उनमें वो तशवीश का पहलू कोरोना के हवाले से नुमाया था। और वही जो हम आप और अब सब बात करते हैं कि पाकिस्तानियों ने ओवरऑल जो है वो इसको गर्दाना नहीं कि ये कोई अहमियत की बात है या कोई सीरियस मामला है। और वही तशवीश जो हमें आपको है उनको भी बड़ी नुमाया थी। और उनका कहना ये था कि बहरहाल अब ये पीक करेगा अगले महीने किसी वक्त, और जाहिर है कि ये तकलीफ के दिन होंगे, नंबर जो होंगे वो तकलीफ के होंगे। मगर इसके साथ ही वो बहुत इस बात पे इसरार कर रहे थे कि जैसे कि दुनिया अब कर रही है कि ये हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम एक कमजोर और एक गरीब मईशत हैं कि हम लॉकडाउन कर देते पहले दिन से और मुकम्मल लॉकडाउन को बरकरार रखते। क्योंकि जिन मुल्कों ने मुकम्मल लॉकडाउन को भी बरकरार रखा, जब खुले तो फिर वहाँ पे रिवाइवल हो गया है और उसके कई मिसाल मौजूद है। लेकिन इस बात पे उनको बड़ा इत्मीनान था कि अब मेडिसिन और वैक्सीन के हवाले से ब्रेक थ्रू सामने आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर आज जो डेक्सामेथासोन की बात सामने आई है कि पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, 200 रुपए की दवा है और शदीद मरीजों के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, उस पर उन्हें इत्मीनान था। और ये भी उनकी मालूमात में थी चीज़ें कि वैक्सीन पे काम अब तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और अगस्त और सितंबर में वैक्सीन 3 वैक्सीन जो हैं वो आने वाली हैं और वो आ जाएंगी। मजबूरी तौर पे वो यही समझते हैं कि उनकी पहली जो तरजीह है वो है कि किसी सूरत से पाकिस्तान की मईशत को चलाया जाए इन मुश्किल हालात में, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल इस वक्त IMF प्रोग्राम के तहत है और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो IMF से निकल जाए, क्योंकि फिर आलमी दुनिया और उसके मालियाती इदारे पाकिस्तान से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। मगर इसके बावजूद वही समझते हैं कि मगर खान साहब ये पैकेज है वो गेम चेंजर। ये बात आपको अजीब नहीं लगी? ये बात अजीब नहीं लगी कि वो सिंध में थे लेकिन किसी हुकूमती अहलकार से, वज़ीर आला से और बरसर इक़्तिदार जमात के दूसरे लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हुई? वो अपने हलीफों से मिले जो सिंध हुकूमत की अपोजिशन। शामी साहब, जिस जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, यकीनन उस लिहाज से तो ये एक बात ऐसी है कि जो कि अचंभे की बात है। लेकिन अगर आप कल जो तकरीर बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में की है और उस हवाले से उन्होंने जो तर्ज इस्तेमाल किया, जो ज़बान इस्तेमाल की, जो लहजा इस्तेमाल किया और जिस अंदाज से उन्होंने इमरान खान को, उनकी हुकूमत को और उनसे मुंसलिक तमाम चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने उसको मुखातिब किया है, तो उसके बाद मेरी हैरत कोई उस लेवल की नहीं है। ये इमरान खान है, जाहिर है, ये दूसरे तो कोई बहुत ही शामी साहब नहीं है।
तो जाहिर है कि उनको ये हजम करना कल ही उन्होंने किया, क्योंकि बिलावल को पता था कि इमरान खान अब जा रहे हैं सिंध, और उनके पहुंचने से पहले जबकि वो रवाना होने वाले थे सिंध के लिए, उन्होंने ये तकरीर की और जिसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इमरान खान की, उनकी हुकूमत की और उनके उसकी। और उसके बाद जाहिर है कि उसके जवाब में अगर ये आज रद्द-ए-अमल हुआ है तो ना होता तो अच्छा था, मैं होता तो मैं मिल लेता, शामी साहब से शायद मिल लेते। तो खान साहब ये एहतसाब के मामले पर उनकी राय क्या है? अभी तो अपोजिशन जमातें किसी भी सलाहियत की हामिल नहीं दिखाई देती बज़ाहिर, और एहतसाब के मामले पर कोरोना के साथ साथ वैसे ही तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। जी जामी साहब, उस पर वो बहुत ही कमिटेड है कि वो काम वो कह रहे हैं कि मैं हर सूरत में आखिर दम तक पहुंचाऊंगा, और ख़ास तौर पे वो शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के हवाले से वो कहते हैं कि हमें बहुत ही मुस्तहकम ठोस मालूमात मिली है उनकी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और वो कहते हैं कि बिल्कुल ताज़ा मालूमात है, और ये तमाम मालूमात जो है वो बकौल उनके ओपन एंड शट केसेस हैं, जिसमें किस तरीके से यहाँ से रकूम जमा की गई हैं, बैरून मुल्क मुंतकिल की गई हैं, जिसमें वो ख़ास तौर पर सुलेमान शहबाज का नाम लेते हैं और बताते हैं कि सियासत के मामलात 10 साल तक उनके वालिद और बड़े भाई चलाते रहे, और खजाने के और कारोबार के मामलात और फिर से मुंसलिक जो भी मुबैना उनको किकबैक्स मिलती थी तो पंजाब में ठेकों के हवाले से, हम जानते हैं कि पंजाब में तकरीबन 40-45 हज़ार अरब रुपए का काम हुआ है जनाब शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर के दौर में। तो वो कहते हैं कि उस मामले में उनके पास बहुत ठोस मालूमात मिली है, और इसी हवाले से वो समझते हैं कि जो सिंध में एहतसाब का अमल है, और जाहिर है कि वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे जो हाल हुआ है और जो अब भी जारी है करप्शन का, उस हवाले से भी वो तो कहते हैं मैं किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होऊंगा और मैं हर सूरत में इस मामले को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और उनका दावा है कि आप देखेंगे कि हम किस तरह की ये केसेस होते हैं जो सामने आते हैं, मालूमात है जो कौम के सामने आती है, फिर अदालतें जाने। और ठीक, लेकिन खान साहब इसी सूरत हाल के पेश नज़र आपसे बहसियत तजिया निगार दूसरा सवाल जो पहला था मेरा, अख्तर मेंगल साहब इत्तेहाद छोड़ गए, 4 नशिस्तें उनकी थीं, अब बाकी रह गए 5 काफिले के और 2 आज़ाद अरकान, तो ये कोई सीरियस ब्लो हो सकता है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये पस मंज़र पाकिस्तान में चीज़ों का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सरियत पीटीआई की 10 की थी, अब 6 की हो गई। अगर कुछ होना हो तो 10 की अक्सरियत भी कोई मायने नहीं रखती। पंजाब के जो आदाद हैं वो आपके सामने हैं, वो आदाद अगर कोई पस मंज़र हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, 4 दिन में हुकूमत गिर जाए। लेकिन अगर ये वो पस मंज़र को आप हटा दें और तो फिर 10 थे, अब 6 रह गए, और फिर पाकिस्तान में आप देखते हैं कि रूठना और मानने का सिलसिला जो है ये एक मामूल का अमल है सियासतदानों का, सियासी जमातों का। और अगर हम फहरिस्त गिनना शुरू करें कि कैसे रूठते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे रूठते हैं, कैसे मानते हैं, खास तौर पे जब एक मखलूत हुकूमत हो, और मखलूत हुकूमत के अंदर ये एक बड़ा माना हुआ वतीरा होता है। तो अभी निकल गए अख्तर मेंगल साहब, हो सकता है कि वो शायद उनको मना लिया जाए, और अगर नहीं भी मनाया जाता तो अगर वो पस मंजर बरकरार है तो 6 की अक्सरियत हो या 10 की हो या 20 की अक्सरियत काफी रहेगी। हुकूमत को नहीं गिरना है तो नहीं गिरना है, वो फिर 1 की भी अक्सरियत हो तो उस पर भी चलती रहेगी। चले खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शामी साहब, तो वो जो मनाने वाली बात कर रहे हैं ना कामरान खान साहब, वो मनाने वाले तो फिर जहांगीर तरीन हुआ करते थे, जहाज़ पे मिलाते थे, मना भी लेते थे, मिलवा भी देते थे, तो अब क्या सूरत होगी? अब तो जहांगीर तरीन नहीं है, तो अब तो बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। खान साहब को खुद ये काम करना पड़ेगा। देखें, अभी ये जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही थी, इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ पर बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने मुकदमा उन पे दायर कर रखा है। 36 बार इमरान खान साहब के वकील आकर इल्तवा ले चुके हैं और मुकदमा आगे नहीं चल रहा। तो बहुत से दावे होते हैं, जब अदालतों में मामले जाते हैं तो बिल्कुल सूरत हाल और हो जाती है। सही है। तो इसलिए वो जो एहतसाब की बात हो रही है, एहतसाब तो फिर आप अदालतों में छोड़ें। जब अदालतें जाने और एहतसाब जाने, आप तो अपना मामला जो है अपने तरीके से करें। अब आप जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकरीर की है, और उससे पहले खुद वज़ीर आज़म साहब जो तकरीरें करते हैं और उनके कुलीग्स जो तकरीरें करते हैं,
वो आप सुन लें कि तकरीरें तो सियासतदानों की होती रहती हैं, लेकिन जब वजीर आजम किसी सूबे में जाता है, उसकी हुकूमत से, उसके जिम्मेदारों से उसकी मुलाकात होनी चाहिए, उसका तबादला ख्याल होना चाहिए। ये क्या हुआ कि आप उनकी अपोजिशन, और अपोजिशन भी आप देखिए सिंध की जो अपोजिशन है उसने ज्यादा शोर मचाया है आज बजट इजलास में बजाय कौमी असम्बली की जो अपोजिशन थी उसके मुकाबले में। और आज सिंध हुकूमत ने तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये 10% इजाफा करके ये एडवांटेज उनको हो गया। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को उन्होंने एक चपत रसीद कर दी है एक लिहाज से। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने कि सारी मुश्किलात के बावजूद इजाफा किया है उन्होंने सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में, जो तौफीक नहीं हुई वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को। ठीक, शामी साहब आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन अब कल मुलाकात होगी आपसे मज़ीद मौज़ूआत के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।